Hello students, myself Dr. Himani, Assistant Professor in Economics in Dayanand Mahila Mahavidyalaya, Kurukshetra. In this video lecture, I will explain you the concept of indifference curve. इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको तटस्थता वक्र की धारणा के बारे में समझाऊंगी। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस की स्टडी की थी। हमने देखा था कि गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण क्या है। हमने उसमें स्टडी किया था कि यूटिलिटी एनालिसिस कार्डिनल नंबर में किस तरह से मेज़र की जा सकती हैं, किस तरह से आप यूटिलिटी को गणनावाचक संख्याओं में माप सकते हो। यूटिलिटी को हम कार्डिनल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन इनमें मेज़र कर सकते हैं। लेकिन अगर प्रैक्टिकली बात की जाए तो यूटिलिटी को मेज़र करना पॉसिबल नहीं है। आप उपयोगिता को गणनावाचक संख्याओं में नहीं माप सकते। आप सिर्फ ये बता सकते हो, सपोज आपने 2 गुड्स को कंज्यूम किया तो आप या किसी गुड की 2 यूनिट को कंज्यूम किया तो आप ये बता सकते हो कि पहली यूनिट से आपको यूटिलिटी कम मिली या ज़्यादा मिली और दूसरे केस से कैसे मिली। आप उनकी रैंकिंग कर सकते हो, उसको रैंक कर सकते हो कि यस मुझे फर्स्ट गुड से ज़्यादा यूटिलिटी मिली, मुझे सेकंड से कम मिली, थर्ड से और कम मिली। बट आप ये नहीं बता सकते कि मुझे फर्स्ट से कितनी यूटिलिटी मिली, सेकंड से कितनी मिली। ऐसा पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली। तो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी के कंसेप्ट पर बेस्ड है। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस हमें ये आप इसमें पढ़ेंगे कि किस तरह से हम यूटिलिटी को ऑर्डिनली मेजर कर सकते हैं, हम उसको रैंक कर सकते हैं, हम उसको मेजर कार्डिनल नंबर में नहीं कर सकते, हम गणनावाचक संख्याओं में अपनी यूटिलिटी को मेजर करके नहीं बता सकते। इंडिफरेंस कर्व का कंसेप्ट सबसे पहले 1881 में ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट एजवर्थ ने दिया था। उनकी बुक का नाम था मैथमेटिकल फिजिक्स, जिसमें उन्होंने इस कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया। लेटर ऑन इस कंसेप्ट को 1906 में इटालियन इकोनॉमिस्ट पैरेटो ने एक्सप्लेन किया था। देन 1913 में ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट डब्ल्यू.ई. जॉनसन ने एंड 1915 में रशियन इकोनॉमिस्ट स्लस्की ने। बट थ्योरी ऑफ डिमांड के अंदर इसको यूज करने का जो कंसेप्ट है वो 1934 में हिग्स एंड एलन को जाता है। उन्होंने साइंटिफिक फॉर्म में अपने आर्टिकल में और रिकॉन्सिडरेशन ऑफ द थ्योरी ऑफ वैल्यू में थ्योरी ऑफ डिमांड में इसका यूज किया और डिटेल में इसको डिस्कस किया था प्रोफेसर हिग्स ने अपनी बुक वैल्यू एंड कैपिटल में। तो इनडिफरेंस कर्व है क्या? व्हाट इज एन इनडिफरेंस कर्व? इनडिफरेंस कर्व is a curve which shows different combination of two commodity yielding equal satisfaction to the consumer. indifference curve तटस्थता वक्र एक ऐसा वक्र है जो दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को बताता है जिन्हें कंज्यूमर अपनी इनकम से अर्न ले सकता है, पा सकता है। और वो कॉम्बिनेशंस, वो संयोग ऐसे होते हैं जो कंज्यूमर को इक्वल सेटिस्फेक्शन देते हैं। मतलब जितने भी कॉम्बिनेशन होंगे उस इंडिफरेंस कर्व के ऊपर, हर पॉइंट के ऊपर कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन का लेवल, संतुष्टि का स्तर समान मिलेगा। हम इंडिफरेंस कर्व को नो डिफरेंस कर्व भी इसीलिए कह देते हैं क्योंकि इसके ऊपर जितने भी पॉइंट होते हैं वो कंज्यूमर को इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन के देते हैं। हिंदी में इसे तटस्थता वक्र, उदासीन वक्र ये कहा जाता है। Definition: according to Leftwich, a single indifference curve shows the different combination of x and y that yield equal satisfaction to the consumer. एक सिंगल इंडिफरेंस कर्व दो वस्तुओं x और y के वो विभिन्न संयोग बताता है जिनसे उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है। इंडिफरेंस शेड्यूल क्या है? तटस्थता तालिका क्या है? हमने अभी बोला कि इंडिफरेंस कर्व एक ऐसा कर्व है जो दो गुड्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशन बताता है जिन्हें कंज्यूमर अपनी इनकम से पा सकता है, ले सकता है, अचीव कर सकता है। तो व्हाट इज इंडिफरेंस शेड्यूल? इंडिफरेंस शेड्यूल एक टेबल है, एक शेड्यूल है जो टू डिफरेंट गुड्स के कॉम्बिनेशन को शो करता है जिन्हें एक कंज्यूमर अपनी गिवन इनकम से अचीव कर सकता है। हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। सपोज कंज्यूमर एप्पल और ऑरेंज को कंज्यूम करना चाहता है। मान लीजिए वो अपनी इनकम से एक एप्पल खरीदता है और 10 ऑरेंज लेता है, जितनी भी उसके पास मॉनेटरी इनकम है।
सेकेंड पॉइंट आ जाएगा कि मान लो वो एक और एप्पल लेना चाहता है, 2 एप्पल लेना चाहता है, तो जब वो एक एडिशनल एप्पल लेगा तो उसे कुछ रिसोर्स, कुछ साधन ऑरेंज से हटाकर एप्पल पे लगाने होंगे, कुछ इनकम उसे ऑरेंज से हटा के एप्पल पे लगानी होगी, मतलब उसे ऑरेंज का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। मान लीजिए एक एडिशनल एप्पल के लिए उसने 3 ऑरेंज का सेक्रीफाइस किया। देन तीसरा कॉम्बिनेशन है, मान लो उसे एक और एप्पल चाहिए, 3 एप्पल चाहिए, तो अगेन वो ऑरेंज का सेक्रीफाइस करेगा। यहाँ सेक्रीफाइस है 2। एक और एप्पल के लिए वो और ऑरेंज का सेक्रीफाइस करेगा, अब सेक्रीफाइस है 1। हमने ये सेक्रीफाइस कैसे लिया ध्यान से देखना। आपके पास जैसे जैसे किसी भी कमोडिटी की एडिशनल यूनिट आती हैं, तो हमने पिछले चैप्टर में, पिछले वीडियो लेक्चर में देखा कि उसकी मार्जिनल यूटिलिटी आपके लिए डिमिनिश होती जाती है। इसका मतलब पहले एक एडिशनल एप्पल के लिए कंज्यूमर 3 ऑरेंज सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार था, बट अब उसके पास 2 एप्पल हो गए। एक और एडिशनल के लिए वो उतना सेक्रीफाइस नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है कि एडिशनल एप्पल की मार्जिनल यूटिलिटी उतनी नहीं है जितने की पहले वाले की थी, तो यहाँ सेक्रीफाइस 3 से कम होकर 2 हो गया। अगेन एक और एप्पल के लिए वो पहले से कम सेक्रीफाइस करेगा, क्योंकि हर एडिशनल यूनिट की मार्जिनल यूटिलिटी उसके लिए कम हो रही है, तो वो अपने ऑरेंज में उतना सेक्रीफाइस नहीं करेगा जितना पहले कर रहा था। तो यहाँ सेक्रीफाइस कैसा है, एक एप्पल के लिए 3 का सेक्रीफाइस, अगेन एक के लिए 1 के लिए 2 का सेक्रीफाइस, फिर एक और एडिशनल के लिए 1 का सेक्रीफाइस। ये है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मींस सीमांत प्रतिस्थापन की दर। जैसे जैसे कंज्यूमर एक एक एडिशनल एप्पल को और लेना चाहता है, वो ऑरेंज का सेक्रीफाइस करता है, बट वो सेक्रीफाइस कैसे कर रहा है, डिमिनिशिंग रेट से कर रहा है, घटती हुई दर से कर रहा है। अगर आप इसी टेबल का ग्राफ प्लॉट कर देते हो, तो ग्राफ में ध्यान से देखना, हमने एक्स एक्सिस पे लिया है एप्पल को, वाई एक्सिस पे हमने लिया है ऑरेंज को। एप्पल्स 1 से लेके 4 तक के पॉइंट थे, ऑरेंज में 10 तक का हमने पॉइंट लिया था। तो एप्पल में हमने 1 2 3 4 5 तक हमने ले लिया, और ऑरेंज हमने ले लिए 10 तक। सबसे पहले जब 1 एप्पल था तो ऑरेंज 10 थे, जब एप्पल 2 थे तो ऑरेंज 7 थे, एप्पल 3 ऑरेंज 5, एप्पल 4 ऑरेंज 4। इन चारों ए बी सी डी पॉइंट को जब आप फ्री हैंड आपने ज्वाइन करना है, स्केल से ये ज्वाइन नहीं होंगे, ज्वाइन करेंगे तो आपके पास ये कर्व आ गई। दिस कर्व इज इंडिफरेंस कर्व। अब इसकी शेप ध्यान से देखिए कैसा है। एप्पल तो 1 इंक्रीज हो रहे हैं, बट उसके लिए सेक्रीफाइस, पहले 3 ऑरेंज का सेक्रीफाइस, फिर 2 का सेक्रीफाइस, फिर 1 का सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस डिमिनिश होता जा रहा है। दैट्स वाई इट इज कन्वेक्स इन शेप, इसीलिए इसका आकार उनतोदर है। ये जो शेप है इसको कन्वेक्स शेप कहा जाता है, उनतोदर आकार कहा जाता है। और ये कन्वेक्स शेप किस लिए आई है, क्योंकि आपका इंडिफरेंस कर्व डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन पर बेस्ड है। नाउ व्हाट इज इंडिफरेंस मैप। इंडिफरेंस मैप क्या है, तटस्थता मानचित्र क्या है, जब आप एक ही डायग्राम के अंदर अलग अलग कॉम्बिनेशन शो कर देते हैं, अलग अलग इंडिफरेंस कर्व को बना देते हैं, तो वो आपका इंडिफरेंस मैप है। इंडिफरेंस मैप इज दैट ग्राफ विच रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, ईच ऑफ विच एक्सप्रेसेस अ गिवन लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। एक इंडिफरेंस कर्व पे जितने कॉम्बिनेशन है वो कंज्यूमर को इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देंगे, बट डिफरेंट डिफरेंट इंडिफरेंस कर्व के ऊपर सेटिस्फेक्शन का लेवल चेंज होगा। हमने यहाँ पे 4 इंडिफरेंस कर्व लिए, I1 I2 I3 I4। इंडिफरेंस का 1 पे कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन सेम रहेगी किसी भी पॉइंट पे, बट अगर वो I1 से I2 पे मूव होता है तो उसकी सेटिस्फेक्शन का लेवल इंक्रीज होगा, 3 पे होगा तो सेटिस्फेक्शन और इंक्रीज होगी, 4 पे होगा तो सेटिस्फेक्शन और इंक्रीज हो जाएगी, एंड सो ऑन। हायर इंडिफरेंस कर्व विल गिव हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर। जैसे जैसे तटस्थ वक्र ऊंचा होता जाता है, उपभोक्ता की संतुष्टि का स्तर बढ़ता जाता है। नेक्स्ट बात आती है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, सीमांत प्रतिस्थापन की दर क्या है। अभी जब हमने शेड्यूल किया तो मैंने आपको बताया था कि कंज्यूमर हर एडिशनल एप्पल के लिए
ऑरेंज का सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी था, लेकिन पहले वो 3 सेक्रीफाइस कर रहा था, फिर 2 और फिर 1। ऐसा क्यों था? क्योंकि जैसे जैसे उसके पास एप्पल इंक्रीज हो रहे थे, उसके लिए एप्पल की यूटिलिटी पहले से कम होती जा रही थी, तो वो हर एडिशनल एप्पल के लिए उतना सेक्रीफाइस नहीं करना चाहता था जितना उसने पहले वाले के लिए किया। पहले 3:1 मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, देन 2:1, देन 1:1। दिस इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, सीमांत प्रतिस्थापन की दर। एक एडिशनल यूनिट के लिए, किसी एक गुड की एडिशनल यूनिट के लिए आप दूसरे का कितना सेक्रीफाइस कर रहे हो, कितना त्याग कर रहे हो। क्योंकि ये रेट डिमिनिश हो रहा है, सो वी कैन से दैट जो इंडिफरेंस कर्व है वो डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन पर बेस्ड होता है, घटती हुई सीमांत प्रतिस्थापन पर आधारित होता है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है? प्रोफेसर बिलास ने डेफिनेट फार्मूला दिया था, लॉस ऑफ वाई में जो लॉस हुआ, वाई मतलब सपोज हमारे यहाँ ऑरेंज है, जितना आपने ऑरेंज का सेक्रीफाइस किया, जैसे पहले केस में हमने 3 सेक्रीफाइस किया था, डिवाइड बाय एक्स में जो गेन है, एप्पल कितने गेन हुए थे आपको? 1, मतलब 3/1। तो 3/1 और 3:1 इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। हम आगे माइनस का साइन इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि एक कमोडिटी में हमें लॉस है तो दूसरे में हमें गेन है। अब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन 3 तरह का होता है, कांस्टेंट मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एंड डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। हम अभी कह रहे हैं कि हमारा इंडिफरेंस कर्व डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन पर बेस्ड है, ठीक है। बट हम तीनों देखेंगे कि ये तीनों क्या है। कांस्टेंट मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, आप जितने जितने एप्पल इंक्रीज कर रहे हो उतना ही ऑरेंज का सेक्रीफाइस कर रहे हो, मीन्स आपका लॉस एंड गेन इक्वल है। आप एक एप्पल के लिए एक ऑरेंज का सेक्रीफाइस, 2 के लिए, सेकंड एक के लिए फिर एक और ऑरेंज, अगेन एक के लिए एक और। अगर आप डायग्राम बनाते हो तो ये आपका स्ट्रेट लाइन कर्व बन जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इंक्रीजिंग तब होगा जब आपने पहले एक एप्पल के लिए सेक्रीफाइस किया 1 का, अगेन एक एप्पल के लिए अब आपका सेक्रीफाइस बढ़ गया 2 का, फिर एक एप्पल के लिए सेक्रीफाइस 3 हो गया, मतलब यहाँ रेशो इंक्रीज हो रही है। पहले 1 सेक्रीफाइस 1 एप्पल के लिए, 2 ऑरेंज का सेक्रीफाइस 1 के लिए, 3 का सेक्रीफाइस अगेन 1 के लिए। तो जब आप इसका डायग्राम प्लॉट करोगे तो ये शेप बन जाएगी आपकी कनकेव शेप, इसे बोला जाता है नतोदर आकार। सेम वही डायग्राम हमने एप्पल को एक्स एक्सिस पे, ऑरेंज को वाई एक्सिस पे लेके इस डायग्राम को प्लॉट किया। तीसरा आ जाता है डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, घटती सीमांत प्रतिस्थापन की दर। एक्चुअल में हमारा इंडिफरेंस कर्व इसी पर बेस्ड होता है। हम एडिशनल हर यूनिट के लिए दूसरे का सेक्रीफाइस कम करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो चीज हमारे पास इंक्रीज हो रही है उसकी वैल्यू हमारे लिए पहले से कम होगी। तो यहाँ पे आपका इंडिफरेंस कर्व कैसे बनेगा? डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन पर बेस्ड। Why does marginal rate of substitution diminish? Marginal rate of substitution diminish क्यों होता है? क्यों होता है? क्योंकि जैसे जैसे हमारे पास एडिशनल यूनिट इंक्रीज होती है तो हमारे लिए उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम होती रहती है। तो सेकेंड गुड जो हम सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं वो हम पहले से हमेशा कम सेक्रीफाइस करते हैं, इसीलिए मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कम होता है। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस कुछ अजम्पशन पर बेस्ड है, जैसे कि सबसे पहली अजम्पशन है कंज्यूमर रैशनल है। कंज्यूमर रैशनल है मतलब कंज्यूमर अपनी लिमिटेड इनकम से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन गेन करना चाहता है। सेकंड है ऑर्डिनल यूटिलिटी। इंडिफरेंस कर्व ऑर्डिनल यूटिलिटी की अजम्पशन पर बेस्ड है। इसका मतलब है कि एक कंज्यूमर यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकता कार्डिनल नंबर में, वो सिर्फ उसकी रैंकिंग कर सकता है, उसको सिर्फ क्रम दे सकता है। डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इंडिफरेंस कर्व डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन पर बेस्ड है। मतलब एक कंज्यूमर अगर एक कमोडिटी को इंक्रीज करना चाहता है वो दूसरे का सेक्रीफाइस करेगा, बट वो सेक्रीफाइस डिमिनिशिंग रेट से होगा। नॉन सेटाइटी, कंज्यूमर कभी भी सेटाइटी के लेवल तक नहीं पहुंचता, कभी भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं होता। कंज्यूमर हमेशा ज़्यादा क्वांटिटी को कम क्वांटिटी से ज़्यादा प्रेफर करता है, जैसे 2 रसगुल्ला की बजाय 5 रसगुल्ला को पसंद करेगा। कंसिस्टेंसी इन सिलेक्शन, कंज्यूमर की सिलेक्शन में कंसिस्टेंसी है, मतलब अगर कंज्यूमर ने एक बार ए को बी से ज़्यादा पसंद किया तो कभी भी वो बी को ए से ज़्यादा पसंद नहीं करेगा।
ट्रांसटिविटी है, कंज्यूमर, हम अगर 3 लेवल लेके चल रहे हैं, 3 कॉम्बिनेशन, अगर A C से ज़्यादा B से ज़्यादा बेटर है और B C से ज़्यादा बेटर है, तो नेचुरल है कि A C से ज़्यादा बेटर है। इसका मतलब अगर कंज्यूमर को A कॉम्बिनेशन B से ज़्यादा पसंद आया, B C से ज़्यादा पसंद आया, तो नेचुरल है कि A उसके लिए C से ज़्यादा पसंद वाला होगा, ज़्यादा बेटर होगा। इन असम्पशन पर बेस्ड हम इंडिफरेंस कर्व की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उन्हें नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच।